Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha our competitive examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने लग रहे हैं अपना DFCCIL का प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी तक हमने यहाँ पे जनरल साइंस का अपना ये सेक्शन हम अभी पढ़ते हैं और ये 24 मार्क्स का आपका पूछा जाना है, यानी कि 24 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने थ्योरी में इसकी ह्यूमन डिजीज़ पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज आपकी ह्यूमन डिजीज़ की लास्ट क्लास है, यानी कि यहाँ पे जो भी अब आपकी डिजीज़ बचे हुए हैं वो हम फटाफट से फिनिश करते हैं और ये ह्यूमन डिजीज़ का चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर हम कल से और आगे बढ़ेंगे अपना जो भी हमें आगे पढ़ना है। और ये जो पेपर हम कवर कर रहे हैं बेसिकली आपका 2018 का पेपर है, जिसमें कि ऑपरेशंस एंड बीडी वाली पोस्ट पहले नहीं थी, अभी ऐड कर दी गई है, तो ये सेम आपका पेपर है वही। क्लियर है। चलिए खैर आज का सेशन शुरू करते हैं और इससे पहले आई होप आपने सब कुछ याद कर लिया होगा, ठीक है। अगर याद नहीं किया तो पहले रिवाइज करो और सब कुछ लर्न करके बैठो। क्लियर है। चलिए और शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह देने के लिए टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है ये प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे DFCCIL के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल SNT और फिर आपका सिविल इलेक्ट्रिकल SNT हो गया एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव, दैन आपका ऑपरेशंस BD के लिए एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे आपके चैप्टर टेस्ट भी हैं, सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं और मतलब कई सारे टेस्ट वगैरह आपको दे रखे हैं। दैन इसके अलावा आपको उसके साथ SSC का और आपका जो बैंकिंग का सेक्शन हो गया या फिर आपका रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो गए लाइक NTPC या फिर ग्रुप डी और आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए जैसे UPSI वगैरह जो है, उसकी भी आपको टेस्ट सीरीज़ इसमें साथ के साथ मिल जाती है। तो बहुत सारे इसमें टेस्ट सीरीज़ हैं, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी दे रखी है। अलग से इसमें सेक्शनल भी दे रखे हैं, जैसे SSC में अलग सेक्शनल हैं, बैंकिंग के अलग सेक्शनल हैं, रेलवे के अलग हैं, जैसे इसमें रेलवे में आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो कई सारे हैं इसमें, आप ये जा करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जीके वगैरह भी है, तो इसमें जीके के अलग से एक टेस्ट सीरीज दे रखी है जिसमें कि आपको जीके कैसे टॉपिक वाइज प्रिपेयर करनी है वो भी दे रखा है, ठीक है। तो इसे आप प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर आप ये कूपन कोड भी लगा सकते हो पेन 10, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। नहीं तो जिन बच्चों के पास में कूपन कोड वगैरह है वो आपस में एक्सचेंज कर लो, उससे आपको भी आपस में कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाएगा, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और आज हम देखो ह्यूमन डिजीज़ का फाइनल यहाँ पे पार्ट करने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ह्यूमन डिजीज़ का फाइनल पार्ट, और ये थर्ड क्लास है ना। हमने 2 क्लासेस में जितने भी आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंजाई से होने वाले डिजीज़ थे वो कर लिए थे। अब यहाँ पर हम करेंगे वर्म डिजीजेस, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पर हम? वर्म डिजीज करेंगे, यानी कि इनका मतलब क्या होता है? जो कीड़े से होने वाले रोग होते हैं, और जो कीड़े से होने वाले रोग होते हैं ना, उनको यहाँ पर हेलमिंथस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हेलमिंथस डिजीज। तो ये भी आप ध्यान में रखना, दोनों एक ही शब्द है, यानी कि दोनों की मीनिंग जो है वो एक ही होती है। हेलमिंथस बोल दो चाहे आप वर्म डिजीज बोल दो, एक ही बात है। हेलमिंथस जो है वर्म को एक तरीके से आप साइंटिफिकली इसका नेम होता है ये, ठीक है ना। चलिए, और इसमें हमें मेनली बस 4 ही डिजीज़ पढ़ने हैं वर्म डिजीज़ में, यही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए सबसे पहले वाले पे आते हैं, तो ये हो जाता है आपका टेपवर्म। क्या हो गया भाई नाम? टेपवर्म हो गया। टेपवर्म आपका एक डिजीज़ का नाम होता है, तो इसकी हिंदी भी टेपवर्म होती है। तो हिंदी वाले बच्चे देखो, जहाँ पे आपको हिंदी की काफ़ी नीड होगी, टेक्निकल टर्म होगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका टेपवर्म डिजीज़ है ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, यानी कि कौन सा वाले कीड़े की वर्म की वजह से होता है, राइट। तो ये होता है आपका टेनिया सैगिनाटा, ठीक है। किसकी वजह से होता है? टेनिया सैगिनाटा। क्लियर है, नाम ध्यान में रखोगे ना। सैगिनाटा से क्या हो जाता है? टेपवर्म हो जाता है। अच्छा, ये 2 तरीके के वर्म से होता है। टेनिया ही फैमिली का है, एक तो सैगिनेटा है, और टेनियस फैमिली का ही दूसरा कौन सा है? सोलम, ठीक है। क्या है आपका ये? सॉरी, सोलियम है, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये आपका? सोलियम। तो टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा, इन दोनों वर्म की वजह से हमें जो है टेपवर्म हो जाता है, यानी कि टेपवर्म डिजीज हो जाता है। इनको टेपवर्म भी बोला जाता है इनको, और वैसे कॉमन लैंग्वेज में। तो इस बेसिकली ये आपका कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आपका ये जो टेपवर्म है इफेक्ट करता है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है ना, उसकी दीवार पर यानी कि उसकी वॉल पर क्या जा होते हैं, ये चिपक जाते हैं टेपवर्म जा करके। क्या करते हैं भाई? चिपक जाते हैं, और फिर होता क्या है कि इससे पेट की जितनी दिक्कत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, पेट की जो समस्याएं होती हैं ना, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बोला जाता है, और इससे एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? इससे एनीमिया की दिक्कत भी देखी जाती है टेपवर्म की वजह से। अरे बोलो हाँ, क्लियर है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये वर्म आपका पहला वाला वर्म हो गया। आते हैं नंबर 2 वाले वर्म पे, जिसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? फाइलेरिया, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है? फाइलेरिया।
अच्छा, ये हो सकता है आपने सुना भी होगा, काफ़ी ये कॉमन आपका है, जो कि अक्सर देखा जाता है लोगों में, फ़ैलेरिया। देखो भई यहाँ पे, तो ये आपका होता है किससे? इसका नाम नोट डाउन करो यहाँ पे, ये होता है आपका वुकेरिया बॉनक्राफ्टी से। ध्यान देना, वुकेरिया बॉनक्राफ्टी। तो ये आप नोट डाउन करो, इसका बस यही पूछा जाता है। बाकी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका क्या अफेक्ट करता है, तो ये आपका जैसे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना? क्या हो जाता है आपका, स्वेलिंग हो जाती है, आपका जो फीट है मेनली वो बड़ा हो जाता है, जो पैर होता है ना उसका साइज बड़ा हो जाता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपका ये जो आपके जेनिटल पार्ट्स हैं वहाँ पर भी स्वेलिंग आने लग जाती है फिलेरिया में, ठीक है? स्वेलिंग इन जेनिटल पार्ट्स, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखना चीज़ को। और एक चीज़ और, ये जो आपका फैलता है ना फैलेरिया, ये मॉस्किटोज से ही फैलता है, यानी कि मच्छरों से फैलता है आपका फैलेरिया। ये चीज़ भी आप नोट डाउन करिए। और मच्छरों में जो है ये फैलेरिया के वर्म्स, ये जो मॉस्किटोज होते हैं, अब आप कहोगे इसमें कुछ वायरस तो है नहीं, तो ये जो वर्म्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, मॉस्किटोज में ये वर्म्स रहते हैं। और फिर ये जिसको यहाँ पे बाइट करते हैं मॉस्किटोज, उसमें ये फैल जाते हैं, ठीक है? तो फैलेरिया के बारे में बस यही पूछा जाता है कि इसको, इसका जो आपका बेसिकली वर्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनको ना क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वुकेरिया बॉनक्राफ्टी हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? वुकेरेरिया होता है ये, वुकेरेरिया बॉनक्राफ्टी। ये आर ई यहाँ पर चिपका देना। चलो खैर, यहाँ पे आते हैं थर्ड वाला जो आपका वर्म से होने वाला डिजीज है। देखो, ये हो जाता है अपना यहाँ पर हुकवर्म इन्फेक्शन, ठीक है? क्या होता है, हुकवर्म इन्फेक्शन। अब ये जो है आपका डिजीज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आपका सबसे पहले तो समझो, ये आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, तो एक राउंड वर्म होता है, ठीक है? क्या होता है, राउंड वर्म होता है, जो कि आपका छोटी आंत को अफेक्ट करने वाला होता है। राउंड वर्म ये कौन सा वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। तो इसमें होता क्या है, छोटी आंत के अंदर आपका ये जो राउंड वर्म है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता क्या है, ये आपका खून चूसता है, ठीक है ना? ये आपका लेटस से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ये अपनी लेटस से ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पूरी बैग जैसी भरी हुई है ये। और इसके अंदर जो है राउंड वॉर्म है। अब ये राउंड वॉर्म कैसा होता है, आपने ना एलियन अगर मूवीज देखी है तो आपने देखा होगा, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, उसके दांत होते हैं यहाँ पे, ऐसे दांत, ऐसे दांत, ऐसे दांत। तो उसको ना यहीं से उठाया गया है। ये वाला जो हुकवर्म होता है ना, हुकवर्म इन्फेक्शन जिससे होता है राउंड वॉर्म से, वो ऐसा ही होता है। और वो यहाँ पे इसके दांत होते हैं छोटे छोटे, और इस दांत से ये क्या करता है, खून चूसता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे ये होता किससे है, तो ये होता है आपका हुकवर्म से हो गया। और बाकी सॉइल वगैरह से आपका एंटर कर जाता है, सॉइल में ये प्रेजेंट होता है। जिस जिस सॉइल में आपका लार्वा वगैरह रहता है, ठीक है? तो अगर वो सॉइल आपके अंदर जाती है बॉडी में, तो उसमें फिर आपका ये राउंड वर्म जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है? तो बाकी इसमें क्या होता है, तो वही आपका ब्लड, क्योंकि पूरा ये चूसने लग जाता है तो ब्लड लॉस हो जाता है काफ़ी। और फिर इसकी वजह से हार्ट बर्निंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना? हार्ट बर्न लगता है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है, सॉरी, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना। क्लियर है? कभी भूलोगे तो नहीं? चलिए, लास्ट वाले यहाँ पे जो आपका वर्म से डिजीज होता है उस पे आते हैं। फोर्थ नंबर का आपका जो है, ये हो जाता है एस्कैरियोसिस, ठीक है? क्या हो जाता है, एस्कैरियोसिस। अब ये जो एस्कैरियोसिस है, ये कौन से वर्म से होता है, तो एस्कैरिस, एस्कैरिस। देन आपका क्या हो जाता है, ल्यूमीब्रिकोइड्स, ठीक है ना? ल्यूमीब्रिकोइड्स, है ना? नाम ध्यान रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये BRI लिखा हुआ है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, ये कौन से वर्म से हो गया आपका, एस्कैरिस ल्यूमीब्रिकोइड्स, ठीक है? अच्छा, ये होता कैसे है, तो बेसिकली आपका, आपने कुछ फूड खाया, ऐसा खाना खाया जिसमें कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है ना? जो फीकस वगैरह होता है वो भी अगर उसमें मिक्स हो जाता है लेटस से, तो एस्कैरियोसिस आपका आ जाता है। इसमें मेनली फूड वगैरह में अगर फेकस कॉन्टेमिनेटेड हो गया, ठीक है ना? कॉन्टेमिनेटेड हो गया ये किससे, फेकस से। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली वही इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है एस्कैरियोसिस में। इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर आपका यहाँ पे क्या होने लगेगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका एनीमिया की दिक्कत भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है? और फिर इसमें मसल पेन भी आता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि देखी जाती हैं एस्कैरियोसिस होने पे। क्लियर है? तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं, सारे के सारे जो आपके इंपॉर्टेंट हेलमिंथस डिजीज़ हैं या फिर वर्म डिजीज़ हैं, वो हमने यहाँ पे निपटा लिए हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, यहाँ पर आप ऐसे डाल लो, सम इंपॉर्टेंट डिजीज़,
ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, सम इम्पॉर्टेंट डिजीज, बाकी तो मैंने आपको लाइन वाइज करवा ही दिए हैं जो जिससे होता है। अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे इसके पहले ना एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि बाल्डनेस और अस्थमा नहीं कराया सर आपने। एक्चुअली बाल्डनेस मैंने क्यों नहीं कराया था फंजाई में, क्योंकि बाल्डनेस बाल्डनेस जो है ना यानी कि गंजापन, सबसे पहले तो देखो इस बाल्डनेस को ना एग्जाम में कभी कभी ऐसे करके भी पूछा जाता है। वेट अ सेकेंड, इसका कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे अलोपीशिया, ठीक है, तो बाल्डनेस का एक और जो टर्म होता है वो होता है एलोपीशिया, यानी कि जो बालों का झड़ना है वो शुरू हो जाता है। बेसिकली एलोपीशिया जो वर्ड है, एलोपीशिया होता है यार, नहीं होता, ठीक है। एलोपीशिया ये जो वर्ड है आपका, ये यूज़ किया जाता है हेयर लॉस के लिए, ठीक है, किसके लिए, हेयर लॉस के लिए किया जाता है। फिर हेयर लॉस हो के आपका बाल्डनेस हो जाती है, यानी कि गंजापन आ जाता है, ठीक है। नाउ ये जो गंजापन है ना यार, ये आपका अकेला फंजाई से नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये फंजाई से होता है अकेला। बाल्डनेस होने के कई सारे यहाँ पे रीजंस होते हैं। कुछ रीजन यहाँ पे आपका स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से रिलेटेड है, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ से, ठीक है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। दूसरा रीजन इसका होता है जेनेटिक, यानी कि आपके जीन्स में ही ऐसा है कि आपके लेटर से आपके फादर के यहाँ पे बाल्डनेस हुई, उनके फादर को बाल्डनेस थी, उनको बाल झड़ने की बीमारी थी, मतलब जो बीमारी तो नहीं होती है ये, बट एक तरीके से जेनेटिक और डिसऑर्डर मान लो आप इसे, डिसऑर्डर भी नहीं बट है, जेनेटिक होता है ये, ठीक है। और फिर तीसरा इसका रीज़न होता है कि फंजाई से भी ये आपका हो जाता है। और जो ये फंजाई होती है ना, इसको आप ये बोल दो एक तरीके से रिंग वॉर्म टाइप की होती है ये फंजाई, ठीक है। रिंग वॉर्म टाइप की फंजाई होती है। इसका नाम एक बार नोट डाउन कर लो, अगर कभी पूछ ले कि बाल्डनेस कौन सी फंजाई से होता है। लेकिन इसके ना रीज़न काफ़ी सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि फंजाई है तो ही आपका बाल्डनेस होगा, उसके जेनेटिक रीज़न भी होते हैं। स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन आप ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा आप डिप्रेस रहते हो, तो उस केस में भी कभी कभी कुछ लोगों के, अच्छा ये ना अलग अलग लोगों पे अलग अलग रीज़न यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए खैर, फंजाई का यहाँ पर आप नाम नोट डाउन करिए, टेनिया कैपिटिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये टेनिया, थोड़ा सा नीचे आते हैं जिससे कि आप क्लियरली देख पाओ, टेनिया कैपिटिस, तो इसका नाम नोट डाउन कर लो। और ये एक तरीके का ना, सॉरी, रिंग वॉर्म टाइप का होता है। और ये रिंग वॉर्म नहीं, सॉरी, ये आपका क्या होता है, जैसे रिंग फंजाई हो जाती है ना, रिंग टाइप की, ऐसी ना इसमें रिंग्स रिंग्स बननी शुरू हो जाती हैं। कहाँ पर, आपके हेड में। उससे होता क्या है कि हेयर लॉस होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका आप एक बार नाम नोट डाउन कर लो। बाकी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बाल्डनेस से, या फिर आपको हो सकता है अगर ऑप्शन में ये ना दें तो आपसे अगर ऐसा पूछा गया कि बाल्डनेस इज कॉज्ड बाई, तो इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन में डाल देंगे, फंजाई, जेनेटिक, या फिर आपका स्ट्रेस या स्ट्रेन, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आ जाएगी बात, ठीक है। चलिए दूसरा वाला यहाँ पर आपका हो जाता है, बाल्डनेस हो गया, और इसको तो नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे, फंजाई से ही होता है बेसिकली, लेकिन और भी इसके रीजंस है। इसी तरीके से आपका एक और डिजीज होता है यहाँ पर, अस्थमा। अब ये जो अस्थमा है ना, अस्थमा ये भी अगेन आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को अगेन मिसकंसेप्शन है कि ये अकेला फंजाई से होता है, इसके भी कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक तो आपका होता है अस्थमा किसकी वजह से, एलर्जी की वजह से, ठीक है। कुछ लोगों को होती है एलर्जी, और उसमें जो आपका मेन काम करता है वो कुछ ट्रिगर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि अस्थमा का जो आपका अटैक होता है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा आपका होता है यहाँ पर एक फंजाई की वजह से, ठीक है। और वो भी आपका एक तरीके से जो फंजाई वो जब अंदर जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूसली अस्थमा का अटैक आ रहा है, वो बीच बीच में आता है, तो उसमें भी ये ट्रिगर्स ही काम करते हैं। ये ट्रिगर क्या-क्या होते हैं, जैसे कि लेट्स से किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, किसी ने स्मोकिंग कर ली, तो किसी का ट्रिगर स्मोकिंग हो जाता है। किसी का ट्रिगर यहाँ पे हो सकता है कि वो क्या करने लग जाए, लेट्स से कुछ दवा लेने लग जाए, तो मेडिकेशंस जो हैं वो भी इसका ट्रिगर कर देती हैं। और कभी किसी लोगों को क्या होती है, कुछ खाने की ऐसी मतलब कुछ खाने से एलर्जी होती है, तो उससे भी अस्थमा का अटैक हो जाता है। बाकी फंजाई का जो नाम है जिससे कि आपका अस्थमा कॉज होता है, उसका नाम है, आप एक बार यहाँ पे नोट कर लो, क्या होता है, एस्परजिलस। ध्यान देना यहाँ पे, एस्परजिलस, ठीक है। और ये तो इसकी फैमिली का नाम हो गया, इसका नाम होता है फ्यूमीगेटस, ठीक है। फ्यूमीगेटस, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फंजाई की वजह से हमारा जो अस्थमा है वो कॉज होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमीगेटस, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। और बाकी फिर इससे और तो कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और अगर आपसे पूछे जो अस्थमा है वो किसको यहाँ पे अफेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो लंग्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है अस्थमा। और इवन अभी ये जो कोरोना वायरस है इसमें भी कुछ लोगों को यहाँ पे अस्थमा के सिम्टम्स देखे गए, वो भी जब जैसे आपका कोरोना ठीक होने की स्टेज पे आ जाता है, 13th या 14th डे पे,
और इवन मैंने भी महसूस किया है इसको कि थोड़ा सा लगता है कि सांस भारी हो रही है या फिर ऐसा अस्थमा, उसमें आप जो अस्थमा का इन्हेलर आता है ना, अगर वो यूज़ करोगे तो बड़ा आराम सा मिलता है उसमें। तो ये चीज़ है, बाकी तो लेकिन इसे हम अस्थमा नहीं बोलेंगे, ये बस आपका थोड़ा सा लंग्स में दिक्कत आ जाती है सांस लेने की, है ना? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अस्थमा का बस एक क्वेश्चन बन सकता है, फंजाई का नाम बता दें तो फंजाई का आप नाम ध्यान में रख लेना। क्लियर है? चलिए, आते हैं यहाँ पर जो अपना थर्ड वाला डिजीज़ है, खैर इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छा खासी अमाउंट में डायबिटीज़ के बारे में बता रखा है, ठीक है? जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है। चलिए, तो डायबिटीज़ के बारे में समझते हैं एक बार। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉमनली कि डायबिटीज़ क्या होता है, तो आप बताओ भाई डायबिटीज़ के बारे में कॉमन मुझे एक डेफ़िनेशन बताओ, आपको क्या पता है डायबिटीज़ में क्या होता है? तो ये एक कंडीशन होती है, क्या होती है? ये आपकी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है भाई, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़, ठीक है? ध्यान देना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़, तो यहाँ पे लिख लो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज़। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज़ जो है आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है। ग्लूकोज़ का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया भी था, शुगर मैंने सारी बता रखी है। अब मुझे कमेंट करके बताओ ग्लूकोज़ किस टाइप की शुगर होती है? डाइसैकेराइड होती है, मोनोसैकेराइड होती है, ओलिगोसैकेराइड होती है, क्या होती है? ठीक है ना? कमेंट करके बताना। चलो, अब देखो यहाँ पर आपका ग्लूकोज़ शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना? इकट्ठी हो जाती है, तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन हिंदी में लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है आपका एक्यूमुलेट होने से, कि जो बॉडी में ये क्यों होता है इतना ज़्यादा शुगर एक्यूमुलेट, ठीक है? तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन सबको पता है ना, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक टाइप का आपका यहाँ पे हार्मोन होता है जो कि आपका क्या करता है, जो बॉडी में शुगर लेवल होता है, ठीक है? बॉडी में जो भी ह्यूमन बॉडी में शुगर लेवल होता है, उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखता है। और इसका काम क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना? जो मेटाबॉलिज्म है, इसको यहाँ पर ये मेंटेन करता है, ठीक है? तो इंसुलिन के ये सब काम होते हैं। अच्छा, इंसुलिन का एक बार केमिकल फॉर्मूला देखोगे क्या? वैसे आज तक पूछा नहीं गया कहीं भी, बट देखना चाहोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, याद हो जाए तो ठीक, ना हो तब भी ठीक। C257 होता है, एच के आपके 383 यहाँ पे एटम होते हैं, इसके बाद में आपका नाइट्रोजन के 65 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 77 होते हैं, सल्फर के 6 होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, बट नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है? कोई बात नहीं। तो इंसुलिन जो है आपका शुगर लेवल मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और बेसिकली इसका क्या क्या काम होता है, तो ये ग्लूकोज को ना, ये जो अपना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वगैरह का लेवल तो ये देख ही रहा है, मेंटेन कर रहा है इसको। फिर ये क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से लेकर के आपका सेल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? क्या करता है, ब्लड से आपका सेल जो होती है ना, उसमें क्या करता है, मूव कर देता है, ये इंसुलिन मूव करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज ब्लड से सेल में गया, सेल में टूट करके ये आपका क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। अब मुझे जरा कमेंट करके बताओ कि ये ग्लूकोज जो है आपका टूट करके, टूट जाता है ना, पता है ना, एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है ना? तो उस तोड़ने पे कितने एटीपी एनर्जी निकलती है, ये बताओ। फिर ये तो यार अलग सेक्शन चला जाएगा, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। ग्लूकोज क्या हुआ आपका, ब्लड से आपका सेल में भेज देता है इंसुलिन। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताओ, इंसुलिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंसुलिन आपका कहाँ पर बनता है? इंसुलिन आपका बनता कहाँ पर है, कौन सी ग्लैंड में बनता है? तो ये आपका पैनक्रियाज ग्लैंड में बनता है, ठीक है? कहाँ पर बनता है, पैनक्रियाज ग्लैंड में आपका बनता है इंसुलिन, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी तो फिर इससे कुछ खास है नहीं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये जो पैनक्रियाज होती है ना, ये स्टोमक के पीछे एक ग्लैंड होती है। क्लियर है? चलिए, खैर, तो ये सब होता है आपका। तो जैसे ही आपका जो इंसुलिन है उसका अमाउंट बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है, ये हार्मोन आपका ज़्यादा नहीं बनता, तो आपका इस कंडीशन में क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को, ठीक है? अब डायबिटीज़ मेनली आपकी 2 टाइप्स की होती है। ये रुको थोड़ा-सा। देखो यहाँ पे आते हैं, तो डायबिटीज़ आपकी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, और एक आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये चिल्ड्रंस में भी देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है, चिल्ड्रन में भी देखी जाती है, एंड आपका जो एडल्ट्स होते हैं उनमें भी देखी जाती है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 40 प्लस जो होते हैं उनमें मोस्टली देखी जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूँ डायबिटीज़ का जो 1 है, यानी कि टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है, एक बार मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। तो देखो यहाँ पर आपका क्या होता है टाइप 1 में, कि बच्चों एडल्ट्स में होता है, और बेसिकली यहाँ पे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ध्यान देना,
अब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बात को। इसमें स्टार्टिंग से ही इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो इतना इनफ नहीं हो रहा होता कि ये सारे के सारे अपने जो फंक्शन है उनको कर पाए। तो ये ग्लूकोज़ को देखो, अब जब इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज़ को ब्लड से सेल में कौन भेजेगा? अपने पास है ही नहीं कोई भी। तो इंसुलिन अपने पास ज़्यादा है नहीं, तो फिर क्या करता है अब? एनर्जी तो बनानी है सेल को। तो सेल क्या करती है, यहाँ पर जो हमारा बॉडी का फैट है, ठीक है, आपको पता है ना, सबसे पहले ग्लूकोज एनर्जी में चेंज होता है, फिर आपका जो फैट होता है ना बॉडी का, वो आपका एनर्जी में चेंज करने लग जाता है। तो ये बॉडी सेल के पास जो खुद का फैट वगैरह होता है या फिर मसल होती है, ठीक है ना, जो मसल्स होती हैं, उनको ये धीमे धीमे तोड़ तोड़ के क्या करने करने लग जाता है, एनर्जी बनाने लग जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी यहाँ पे चल पाए, वर्क कर पाए। तो बात समझ रहे हो? यानी कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें आपका इंसुलिन स्टार्टिंग से ही कम प्रोड्यूस होता है, जबकि टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो सबसे पहला फेज़ होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एकदम से इंसुलिन बना देगी बॉडी। क्या करेगी? बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना देगी। जब बहुत ज़्यादा इसने इंसुलिन बना दिया ना, फिर ये खुद में ही मेंटेन नहीं कर पाती है बॉडी। बॉडी जो है इंसुलिन का लेवल ही मेंटेन नहीं कर पाती और फिर ये आपका कम-कम प्रोड्यूस करेगी। फिर पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है? और मेनली जो है आपका ये टाइप 2 ही लोगों में देखा जाता है, टाइप 1 थोड़ा-सा इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। अब देखो बेसिकली यहाँ पर जब बहुत कम है और ये जो सेल है आपकी फैट को ही कंटीन्यूअसली तोड़ती जा रही है एनर्जी बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ी ही एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, जिससे क्या होता है ना, जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है ना, जो ब्लड होता है आपका, या उसमें ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी एसिडिक मीडियम आ जाता है, ठीक है? और इस कंडीशन को ना एक नाम दिया गया है, उस कंडीशन का नाम ध्यान में रखना, इसको बोला जाता है डायबिटिक, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। क्लियर है? तो ध्यान में रखोगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये जो आपकी बेसिकली आपकी एक पर्टिकुलर नाम है, ये किसको दिया गया है? टाइप 1 डायबिटीज़ में ये कंडीशन देखने को मिलती है। टाइप 2 समझ गए, इसमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर जब इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी को लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत इंसुलिन है, इसको रजिस्ट करेगी ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने को। तो फिर आपका ज़्यादा यहाँ पर फिर आगे चल के आपका यहाँ पे इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा नहीं, तो फिर बस फिर आगे वही कहानी कि यहाँ पे फिर ये फैट को तोड़ना शुरू करेगी और फिर ये कहानी चलती है। तो जिनको डायबिटीज़ होती है वो बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ख़ैर यहाँ पे डायबिटीज़ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। डायबिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैंसर के बारे में, ठीक है? कैंसर के बारे में देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं और कैंसर को भी यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखो कैंसर बेसिकली क्या होता है आपका, कैंसर में क्या क्या बेसिकली क्या होता है, जो भी जैसे अपनी नॉर्मल सेल है, ठीक है? तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये इसकी जो ग्रोथ है, ये अपना ऐसा तो है नहीं कि बढ़ रही है तो बढ़ती चली जाएगी। तो ग्रोथ वगैरह जो होती है नॉर्मल सेल की, वो रेगुलेटेड रहती है, ठीक है ना? रेगुलेट करती रहती है ये जो सेल्स होती हैं अपने आप में कि मुझे इतना बढ़ना है, अपनी एज के साथ इतना बढ़ना है, ये सब होना है, तो ये सब होती हैं। बट कैंसर के केस में क्या होता है ना कि एक काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो होती हैं, एक मास नंबर ऑफ सेल्स आपका काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाता है, ठीक है ना? और वो एक तरीके से ऐसा जंक बना लेती हैं, एक एक्यूमुलेट होकर के ऐसा लेटर से इन्होंने एक काफ़ी एब्नॉर्मल मास बना लिया है, ठीक है? इस पूरे के पूरे मास को क्या बोला जाता है? नियोप्लाज़्म बोला जाता है, ठीक है? तो कैंसर में अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू द कैंसर, तो नियोप्लाज़्म उसमें होता है, ठीक है? ये टर्म आपका कैंसर से रिलेटेड होता है। अब ये जो सेल्स यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इन्होंने एक मास नंबर में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, ये ना आपकी क्या होती हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, यानी कि नियोप्लाज़्म आपका बेसिकली क्या है, कैंसरस सेल्स हो जाती हैं ये, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो जीन्स वगैरह हैं, इसको जो कॉज़ कर रहे हैं, अब ध्यान देना, ये जो है आपका अब एकदम से सेल कैसे बढ़ी? तो यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ये सेल्स वगैरह बढ़ जाती हैं। उन जीन्स को कुछ नाम दिया गया है, ध्यान देना, उन जीन्स को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो कैंसर से रिलेटेड आपकी स्टडी भी होती है ना, उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर कैंसर से रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी स्टडी हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ऑन्कोलॉजिस्ट बोल देंगे। तो ऑन्को वर्ड वहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है? तो जो जीन्स यहाँ पर आपका कैंसर को कॉज़ करते हैं, उनको बोला जाता है ऑन्कोजीन्स। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है आपका, ये तो हो गया चलो, नियोप्लाज़्म एक छोटा-मोटा यहाँ पे बन गया। लेकिन अब ये जब बड़े फॉर्म पे आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, डिवीज़न होने लगता है सेल्स का, तो वहाँ पर आपका फिर अगली फॉर्म होती है यहाँ पे ट्यूमर बनने की, ठीक है? क्या बनता है फिर आपका? ट्यूमर बनता है बॉडी में, क्लियर है? तो ट्यूमर भी अगेन आपका 2 टाइप का होता है, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे बस इनके नाम ध्यान में रख लो। बेनिग एक होता है बेनिग ट्यूमर और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट।
क्या होता है, मैलिग्नेंट। तो नाम से ही आई होप क्लियर हो रहा होगा। बैनिक जो ट्यूमर होता है इसमें क्या होता है, जैसे लेटस से यहाँ पे कोई सेल यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो लेटस से हमारी बॉडी में एक लोकेशन पे ये सेल का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, कैंसर बन गया यहाँ पे, यानी कि न्यू प्लाज्मा बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जो होता है ना, ये एक यहाँ जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ ना वहीं पे रहेगा, ये नहीं कि पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो इस टाइप के ट्यूमर को बोलते हैं बैनिक ट्यूमर। और अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूँ, तो ये जहाँ पे पूरा मास एक्यूमुलेट हो रहा है ना, वहाँ का तो ये डिस्ट्रॉय करता ही करता है, लेकिन आसपास की जो भी इसके आसपास सेल्स होंगी, टिश्यूज होंगे, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मैलिग्नेंट। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या इतनी सी चीज़? हाँ, चलिए। और कई बार ये जो है यूवी रेस से आपका जो कैंसर है वो होने लग जाता है, यूवी रेस से हो जाता है, एक्स रेस से हो जाता है। अगर आप एक्स रेस के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहेंगे, यूवी रेस के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहेंगे, तो ये होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आरएनए वायरस होते हैं, रेट्रोवायरसेस, तो उनकी वजह से भी ये देखा जाता है। क्लियर है? चलिए और नीचे आते हैं यहाँ पे। अरे यार, ये तो पेज ही खत्म हो गया। चलो खैर, देखो यहाँ पे अब और देखते हैं। कैंसर ना और कई टाइप का होता है यार, ये आपको मैं सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ। चलो एक बार बताता हूँ। देखो जो आपका कैंसर है, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा, ये कैंसर आपका अफेक्ट करता है आई को, ठीक है। कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, आपका आंख को अफेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं लिम्फोमास, ठीक है ना, लिम्फोमास की, तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा, ये करेगा लिम्फेटिक सिस्टम को, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर हैं जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो मेलानोमा होता है, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेलानोमा। तो मेलानोमा किसको अफेक्ट करेगा, ये स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारी स्किन होती है उसमें जो पिगमेंटेड मोल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। फिर इसी तरीके से आपका होता है ग्लियोमास, ठीक है ना। ग्लियोमास कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ये करता है आपकी मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ठीक है ना। ग्लियोमास, सॉरी, मसल्स या बोन्स को नहीं, ये आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, कौन से नर्वस सिस्टम को, जो आपका सीएनएस होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। क्लियर है। और फिर आपका एक हो जाता है जो मसल्स या फिर बोन्स को अफेक्ट करता है, उस वाले को हम बोलते हैं सार्कोमास, ठीक है। क्या बोलते हैं, सार्कोमास। ये करता है बोन्स एंड मसल्स को। नोट डाउन कर लो बस यार, कुछ नहीं है ये, आपका अगर कभी कभार पूछ ले तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, हम इतना सारा पढ़ के निकल रहे हैं, है ना। फिर अगर सेल्स वगैरह को जो आपका यहाँ पे अफेक्ट करता है कैंसर, उसको बोला जाता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास ये क्या करता है, जो भी अपनी सेल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे अफेक्ट करता है। जो हमारी ग्लैंड्स वगैरह हैं, सेल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, तो उनको अफेक्ट करने वाला जो कैंसर होता है उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमास। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? बस इतना ही आपको पढ़ना है कैंसर में, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं पूछा जाएगा। और बेसिकली इसके बारे में बात करी गई है यार, 10th एनसीईआरटी में बात करी गई है, इसलिए मैंने डायबिटीज़ और कैंसर को थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। और बेसिकली जो कैंसर का यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें ना कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। उसमें कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं तो बाल वगैरह हटा देते हैं, है ना। और फिर आपका रेडियोथेरेपी का भी यूज़ किया जाता है, रेडियोथेरेपी का यूज़। तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी थेरेपी कैंसर में यूज़ की जाती है, तो रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, फिर आपकी एक इम्यूनोथेरेपी भी होती है। क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी भी होती है। क्लियर है। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन करिए। चलो मैं ज़रा पेज लेके आता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले डिजीज पे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखनी है आर्थराइटिस के बारे में, ठीक है, आर्थराइटिस के बारे में। अब ये आर्थराइटिस के बारे में हम क्यों देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। बेसिकली हमें बस एक टाइप का आर्थराइटिस होता है जिसको हम बोलते हैं ध्यान देना, रियोमेटॉइड, ठीक है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को मैं ए लिख दे रहा हूँ। अब ये जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, ठीक है। क्या है ये, आपका ऑटो इम्यूनो डिजीज़ होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें ना क्या होता है, बॉडी का ही इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी का ही जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, हमारे जॉइंट्स में एक यार लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, लिक्विड तो नहीं, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, साइनोवियम होता है, ठीक है, साइनोवियम।
तो साइनोवियम ये जो सॉफ्ट टिश्यू है आपके जॉइंट्स वगैरह में होता है, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना हमारे जॉइंट्स में वो इसके ही थ्रू आती है, इसको नॉरिशिंग वगैरह प्रोवाइड करता है जॉइंट्स में। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये इस पे ही अटैक कर देता है, ठीक है, किस पे अटैक कर देता है, साइनोवियम पे, और इसको पूरा तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, आपका जो कार्टिलेज हमारा है बॉडी के जॉइंट्स में क्या होते हैं, कार्टिलेजेस वगैरह होते हैं, बोन्स होती हैं, तो उनको नरिशमेंट देने का काम यही करता है। अब जब यही नहीं रहा तो इनको नरिशमेंट मिल नहीं पाता, तो जॉइंट्स हमारे जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूज जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, दर्द होगा। तो ये सब देखा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। बाकी तो और ऑस्टियो आर्थराइटिस भी होता है, बट वो हमारे लिए काम का नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बस हमें इतना से ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए अगले वाले यहाँ पे डिजीज़ पे आते हैं। अब जो हम डिजीज़ की बात करने वाले हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है ना। क्या है वो, आपके डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, यानी कि कहीं आपका कोई डिजीज़ होगा विटामिन ए की कमी से, कोई बी की कमी से, कोई सी की कमी, सी तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना डिजीज़ को हमें ऐसा कवर करना है कि कोई भी डिजीज़ ना बचे, उसका मतलब है कोई भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। चलिए खैर देखो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करने लग रहे हैं गिटरी के बारे में। तो ये जो गिटरी है या फिर इसको गटर भी बोलते हैं कुछ लोग, ये किसकी वजह से होता है, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। और फिर देखो इसमें होता क्या है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड होती है बेसिकली जो, ये आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक, क्या होता है, ये एनलार्ज हो जाती है, यानी कि इसका साइज इंक्रीज हो जाता है आपका, ये मतलब गिटरी फिर उसमें देखी जाती है। बाकी तो कुछ खास इसमें याद रखना नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं डिजीज, इसमें हो जाता है आपका अनीमिया। अनीमिया, अब अनीमिया के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो एक आध आपको आइडिया तो लगा होगा। अनीमिया में क्या होता है, बेसिकली आपको फटीग हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, फटीग हो जाता है। किस वजह से होता है, जो हमारी आरबीसीज है ना, हेल्दी आरबीसीज हो गई या फिर आपका हीमोग्लोबिन हो गया, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, ये वो होता है। तो वो किसकी कमी से होता है, ये सब आपका आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हुआ, वो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और ये अभी देखो, अगर मैं आपसे बात करूं 400 प्लस टाइप्स का है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ध्यान में रखो, जब आरबीसीज कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की टैबलेट वगैरह भी इस कंडीशन में दी जाती हैं, तो वो बेसिकली हीमोग्लोबिन बढ़ाने को ही देते हैं, कि आयरन डेफिशिएंसी का मतलब कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आई क्या। सब लोगों को हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का डिजीज़ देखो, देखो यहाँ पे ये हो जाता है आपका रिकेट्स। क्या हो जाता है आपका थर्ड पे, रिकेट्स आ जाता है। अब ये जो रिकेट्स है ये किसकी कमी की वजह से, यानी कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो फिर ये आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए। अच्छा एक काम करो, मुझे ज़रा विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, कि भाई विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है। तो ये होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं केमिकल नेम इसका, कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, सब लोग ध्यान में रखना। और फिर रिकेट्स में आपका क्या कंडीशन देखी जाती है, तो इसमें जो आपकी बोन्स होती हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। इवन बोन्स के अलावा जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखी जाती हैं, दांत वगैरह भी आपके काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मसल्स में वीकनेस आ जाती है, फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोन्स हमारी कमज़ोर हो चुकी हैं, तो फ्रैक्चर तो होगा ही होगा, फिर बॉडी में अगर गिरे भी तो भी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और फिर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं, लाइक आपकी जो लेग्स हैं वो मुड़ जाएंगी, जैसे लेग्स ऐसी होती हैं तो ऐसी हो जाएंगी लेग्स, ठीक है, हल्की हल्की मुड़ जाती हैं। और काफ़ी टाइप की इसमें जो बोन से रिलेटेड आपकी दिक्कतें होती हैं वो देखने को मिलती हैं, किसमें, रिकेट्स में। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। आते हैं यहाँ पर नंबर फोर्थ पे, तो ये होता है आपका बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। अब ये तो सबको पता होगा यार, लल्लू पंजू क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। अगर ये क्वेश्चंस कोई गलत करके आया ना, तो सच बता रहा हूँ यार, उल्टा लटकाने वाले तुम लोग काम कर ही रहे हो फिर। उल्टा लटकाना तो बनता है भाई, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे। तो ये क्या है आपका, अच्छा विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है, थायामीन होता है। क्या होता है, थायामीन होता है, ध्यान में रखना सभी लोग। और इसमें होता क्या है फिर, बैरी बैरी में आपका जो वेट लॉस है वो होना शुरू हो जाता है, क्लियर है। और भूख वगैरह नहीं लगेगी, सर दर्द होगा, तो ये तो कुछ खास है नहीं इसमें, बस डेफिशिएंसी सीधी सीधी पूछी जाती है। फिफ्थ वाले नंबर पे आते हैं। फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा विटामिन बी 3 की कमी से होता है पेलाग्रा, ठीक है, क्या होता है, पेलेग्रा होता है बेसिकली। तो पेलेग्रा आपका किसकी कमी से हुआ, विटामिन बी 3 की कमी से। अब जरा बताओ मुझे विटामिन बी 3 का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम होता है नायसिन, ठीक है ना, क्या होता है,
नायसिन होता है। और फिर इसमें आप सनलाइट में जाने में बड़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है ना, हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है। तो देखो अब पहले कह रही कंडीशन में भी हेयर लॉस शुरू हो गया। तो बाल्डनेस का ना कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई फंजाई होगा तभी होगा, इसलिए मैंने उसको फंजाई में इंक्लूड करवाया नहीं, ठीक है। चलो, फिर आपका यहाँ पे आते हैं हम स्कर्वी पे। अब स्कर्वी जो है आपका, स्कर्वी ये किसकी कमी से होगा? ये हो जाता है आपका विटामिन सी की कमी से। अब जो है आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। तो बस विटामिन सी में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। अब मुझे आप एक ऐसा नाम बताओ, ऐसा नेचुरल फ्रूट का, ऐसा नेचुरल फ्रूट छोड़ो, ऐसा नेचुरल कोई नाम बताओ मुझे, कुछ सब्जी हो, फ्रूट हो, जिसमें कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता हो। चलो कमेंट करके बताओ, देखते हैं आपको क्या क्या पता है। फिर आता है यहाँ पे सेवंथ वाले पे। इसमें जो डिजीज़ है उसका नाम हो जाता है आर्बोफ्लेसिस, ठीक है। क्या हो जाता है, ध्यान देना, आर्बो फ्लेविनोसिस, सॉरी फ्लेविनोसिस। तो ये जो फ्लेविनोसिस है ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका विटामिन बी टू की कमी से। किसकी कमी से होता है भाई? विटामिन बी टू की कमी से। और विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। अरे पता है ना सबको, इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। चलिए, फिर आपका यहाँ पर हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में जो है दिखता नहीं है, रतौंधी बोला जाता है इसको हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस। ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, विटामिन ए की कमी से होता है। पता नहीं, काफ़ी ईजी है, तब भी मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें काफ़ी बच्चे पता नहीं क्यों इसको गलत मार्क कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, रतौंधी, कैटरैक्ट वगैरह हो जाता है और विटामिन ए की कमी हो जाती है। अच्छा, विटामिन ए का जरा मुझे केमिकल नेम बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो ये होता है आपका रेटिनॉल। बेसिकली ये प्योर रेटिनॉल नहीं होता है, इसमें रेटिनॉल वगैरह प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, खैर रेटिनॉल। और इसका ना एक और नाम होता है, ये अक्सर नहीं पता होता बच्चों को, इसका नोट डाउन कर लो, क्या बोलते हैं इसको? एग्जेरोफ्थॉल, ठीक है, एग्जेरोफ्थॉल बोलते हैं इसको, विटामिन ए को। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। आते हैं चलिए नाइन्थ वाले पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखो यहाँ पे नाइन्थ नंबर पे जो हमारा, हमें यहाँ पे डेफिशिएंसी देखनी होती है, वो हो जाती है एनीमिया का ही एक टाइप है। देखो ये होता है आपका परनीसियस, ठीक है। क्या होता है? परनीशियस अनेमिया। परनीशियस अनेमिया होता है, और ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व। तो बोलते हैं ना अक्सर कि आपकी बॉडी में जो है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो गई है। तो जब थोड़ा थोड़ा हमें जॉन्डिस होने लग जाए, फटीग होने काफ़ी लग जाए, और आपका हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाए, तो उस कमी में ना वो कमी को बोला जाता है परनीशियस एनीमिया। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है, और ये विटामिन बी ट्वेल्व को क्या बोला जाता है? कोबलामीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबलामीन बोला जाता है। क्लियर है, तो इसको भी एक बार नोट डाउन करो फटाफट से। और फिर आपका होती है कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस की, टेंथ वाले नंबर पे देखो, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये मेनली देखा जाता है गर्ल्स में, और जो मेनली गर्ल्स में भी जो वुमेन्स होती हैं जिनका काफ़ी जो है पीरियड्स के टाइम पे ये दिक्कत देखी जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ध्यान रखना, ये किसकी कमी से होता है? यहाँ पे आपका कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अकेला आपका गर्ल्स में देखा जाता हो, बॉयज़ में भी ये देखा जाता है, ठीक है। और इसमें आपका बोन फ्रैक्चर, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो बोन्स होती हैं ना, बोन्स एक तरीके से झड़ने लग जाती हैं, समझ रहे हो आप? बोन्स का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अपना जो है कैल्शियम वगैरह लेते रहें अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगले की अगर हम बात करें, वेट अ सेकंड। तो देखो अब यहाँ पर ये तो आपके विटामिन्स हो गए, यहाँ पे थोड़े मिनरल की कमी से भी होते हैं। जैसे एक यहाँ पर आप देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे, पोटेशियम की जब बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है, पोटेशियम की जब बॉडी में कमी हो जाती है, तो यहाँ पर एक हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोकैलेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो बस। और एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट डाउन करिए, ये हो गया आपका कौन सा, 11th नंबर का हो गया, ठीक है। 11th नंबर की डेफिशिएंसी। 12th नंबर की डेफिशिएंसी लिखो यहाँ पे, मेरेस्मस होती है, ठीक है। क्या कंडीशन होती है आपकी? मेरेस्मस। और ये जो कंडीशन है ना, ये बस जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम होती है, 1 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें देखी जाती है। और कमी किसकी हो जाती है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो जब छोटे होते हैं, तो अगर माँ का दूध सही से ना पिलाया जाए,
तो मोस्टली ये कंडीशन देखी जाती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट उसमें कम हो जाते हैं और इससे क्या होता है आपका डायरिया आ जाता है। बच्चे को देखा होगा आपने, छोटे-छोटे बच्चों को डायरिया बहुत हो जाता है। डायरिया की देखी जाती है दिक्कत, वेट लॉस होने लग जाता है बच्चे का। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से और इसमें बस यही है कि इसमें ज़्यादा कुछ वो दिक्कत नहीं होती। बस अगर माँ का दूध टाइम से पिलाया जाए और फिर इसमें थोड़ा-सा आप उसको जो डाइट दे जानी होती है बच्चे को वो दी जाए तो फिर ये प्रॉपर आपका काम ठीक हो जाता है, ठीक है? चलिए ख़ैर ये तो हो गए आपके डेफिशिएंसी वाले डिज़ीज़। अब फटाफट से ना जो आपके वेट अ सेकंड, अरे ये क्या हो गया? वेट अ सेकंड। तो अरे ये क्या है? 1 सेकंड रुको यार। हाँ, कलर चेंज करने से कुछ हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। क्या देखने हैं हमें? मेंटल डिसऑर्डर्स देखने हैं। तो 3 मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि मेनली आपको देखने होते हैं। एक होता है आपका अल्जाइमर्स डिसीज़। क्या होता है? अल्जाइमर्स डिजीज़। तो इसमें क्वेश्चन आपका बस ऐसा ही आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक होगा आपका अल्जाइमर, तो टिक कर देना। बाकी अल्जाइमर में होता क्या है, ये एक डिमेंशिया का फॉर्म है, ठीक है ना? किसका फॉर्म है? ये आपका डिमेंशिया का। इसमें क्या होता है, आदमी चीज़ों को भूलना शुरू कर जाता है, ठीक है? इसमें बस एक और क्वेश्चन आपका मेनली बनता है, ये 65 प्लस वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको भूलने की बीमारी हो जाती है और इसका कुछ क्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगा। उसमें बस आप इमोशनली सपोर्ट करें पर्सन को और उनके साथ में रहें, बस यही इसका थोड़ा-सा होता है। बाकी सब देखो, ये जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर आपका बस दवा देने से ठीक हो जाएगा। ये सब आपका ब्रेन के जो डिसऑर्डर हैं वो ऐसे दवा देने से ठीक नहीं होते। आपका इमोशनल सपोर्ट आप जितना दोगे अगले पर्सन को, उतना ज़्यादा वो बेटर फ़ील करेगा, बस ये होता है इसमें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था? तो 1906 में यहाँ पे नाम था एलोइस अल्ज़ाइमर, ठीक है? एलोइस अल्ज़ाइमर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इन्हीं के नाम पे इस बीमारी का नाम रख दिया कि भई जो है एलोइस अल्ज़ाइमर के नाम पे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ कर दो इसका नाम। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ जो है इसका नाम कर दो, ठीक है? तो ये चीज़ है। क्लियर हुआ? तो बस इसमें इतना पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इससे। बाकी सेकंड वाले पे आते हैं, तो ये नाम है आपका डायलेक्सिया। अब ये जो डायलेक्सिया है ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, इवन ये बच्चों को भी होता है, स्टार्टिंग से ही देखा जाता है ये, और ये इनहेरिटेड ट्रेट से आता है। यानी कि बचपन से ही ये शुरू हो जाता है, यानी कि जीन्स वगैरह में भी होता है ये। तो इसमें होता क्या है प्रॉब्लम कि बोलने में, जैसे कि लेट रीडिंग, यानी कि कोई चीज़ पढ़ ली बट उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो जो रुक-रुक के बोलते हैं, और आपने देखा होगा लेट टॉकिंग करते हैं। पढ़ने की दिक्कत होती है लैंग्वेज में, इसमें प्रॉब्लम, जो माइंड का सेक्शन होता है लैंग्वेज वाला, वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी होती है ये एक टाइप की। क्या होती है? रीडिंग डिसेबिलिटी भी होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रिदम नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ रिदम से अगर बोलना हो, सॉन्ग वगैरह गाना हो, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है डायलेक्सिया, बच्चों में होती है ये, ठीक है? स्टार्टिंग से ही होती है और इवन ये स्टार्टिंग से लेके आपका एंड तक भी चल सकती है, पूरी लाइफ टाइम भी चल सकती है, बीच में ठीक हो सकता है। अगर आप उसको इमोशनल सपोर्ट अच्छा दोगे तो वो बीच में ठीक भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। बहुत कम केसेस है जिनमें ठीक होता है, बट उसको जो है पर्सन को यहाँ पे अगेन इमोशनली सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी सामने पर्सन दिखता है ना, तो कभी भी लाइफ में उसका मज़ाक मत उड़ाना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखो, आपको जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो सब तो ठीक है। जॉब लेके आप क्या कर रहे हो? किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, बस अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। बट स्टिल आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दो, ठीक है? तो सोसाइटी को भी देना स्टार्ट करो धीमे-धीमे। आप अगर देखो, अभी भी आप कर सकते हो, अगर आप अभी ये लेटेस्ट से आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि, तो इतना काम तो कर सकते हो कि आपका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा रखो, अपनी फैमिली से अच्छा बिहेव रखो, अपने कहीं जा रहे हो बाहर तो सब लोगों से अच्छा बिहेव रखो, ठीक है? तो कभी भी लाइफ में किसी का मज़ाक मत उड़ाना, ठीक है? आपको नहीं पता कि अगले बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं, हमेशा सबको आपको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है? पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आपने कुछ चीज़ें रट ली और आप विद्वान हो गए, ठीक है? पढ़ने का मतलब होता है आपके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके नेचर में। ऐसा नहीं है कि आप बात-बात पे अपना जो है ये दिखा रहे हो कि मुझे ये नॉलेज है, वो नॉलेज है, ठीक है? इतना नहीं किया जाता है। आपको पोलाइट रहना है। जितने भी यहाँ पे स्ट्रगल करके लोग आते हैं, जितने लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, जिनके पास नॉलेज होती है, वो हमेशा पोलाइट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी इम्पोलाइट मत होना लाइफ में, ठीक है? चलो, यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखो आपका जो आता है सिज़ोफ्रेनिया, ठीक है? क्या हो जाता है ये आपका सिज़ोफ्रेनिया, और ये है अपनी अंतिम बीमारी आज की।
और सिज़ोफ्रेनिया में बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ क्या होता है ये, इसमें ना सोचने का तो नज़रिया बदल ही जाता है। देखो पहली वाली बीमारी भूल जाते हैं, दूसरी वाली बीमारी बोलने में दिक्कत, वो समझने में दिक्कत चीज़ों को, लैंग्वेज समझने में दिक्कत। बट ये जो सिज़ोफ्रेनिया होता है ना, इसमें तो पर्सन जो सोचता है उसका सोचने का तरीका, उसका दुनिया को देखने का तरीका, द वे ही सीज़ द वर्ल्ड, द वे ऑफ सीइंग वर्ल्ड, यानी कि जिस तरीके से वो इस दुनिया को देखता है, वो पूरा का पूरा नज़रिया उसका चेंज होता है। यानी कि उसने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा रखी होती है, ठीक है ना? उसका रियलिटी से यानी कि एक तरीके से नाता टूट जाता है, वो अपनी ही दुनिया में खो रहा होता है। लेट्स से उसने अपने माइंड में कोई स्टोरी बना ली, तो ये थोड़ा-सा बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है सिज़ोफ्रेनिया। और ये ठीक होने में तो बहुत मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई क्योर कुछ ख़ास है नहीं। बाकी जैसे एनवायरनमेंट में आप उसको थोड़ा अच्छा रखो, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा उसको चीज़ें मत दिखाइए। और ये जो है आपका लेट टीन्स यानी कि अराउंड 17 प्लस की एज में दिखना स्टार्ट होता है। बाकी फिर जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उसमें ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है। और सिज़ोफ्रेनिया की एक चीज़ और है, ये मैन में यानी कि जो मेल्स होते हैं, उनमें ज़्यादा दिखाई दिया जाता है, ठीक है? तो मेल जो होते हैं, वो अपनी ज़्यादा दुनिया माइंड में बना लेते हैं। वुमेन्स में ये कंपैरेटिवली कम देखा जाता है, मोस्टली वुमेन्स में नहीं देखा जाता, बट सिज़ोफ्रेनिया एज़ ऑफ नाउ अभी तक सबसे ज़्यादा मेल्स में देखा गया है, ठीक है? तो ये चीज़ है, बाकी फिर आज के डिज़ीज़ जो है, वो तो खत्म हो गए हैं। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, अपने बिहेवियर को अच्छा रखिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप लोग कुछ भी करो, थोड़ा-थोड़ा जो है सोसाइटी को देना है आपको कभी भी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बट आपका जो बोलने का तरीका है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी औषधि होती है ना, वो बोलने की होती है। आप जैसे बोल रहे हो, जो आपका टॉक करने का तरीका है ना, वो अच्छा होना चाहिए। आपके बोलने में दिखना चाहिए कि भई ये बंदा एजुकेटेड है, इसको कुछ नॉलेज है, ठीक है? तो ये चीज़ भी समझो। धीमे-धीमे देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको चीज़ें रटा दूँ। आपको लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, लिविंग आप कैसे चीज़ों से डील कर रहे हो, आपका सोचने का तरीका है ना, ये सब अच्छा होना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन का यही तो होता है ना? चलिए ख़ैर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थोड़ा-सा बड़ा हो गया सेशन, बट हमारी जो डिज़ीज़ हैं वो आज आपके सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। तो ख़ैर अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय-बाय।